Hello everyone, I am Pooja Yadav working as Assistant Professor in Axis Institute of Pharmacy. So today our topic for the presentation is evaluation, testing and preparation of emulsion. In the last video you must have seen कि हमने उसमें क्या पढ़ा था. हमने उसमें बेसिक्स पढ़े थे इमल्शन के कि इमल्शन होता क्या है. तो अब जब हम जान चुके हैं कि इमल्शन होता क्या है तो अब हमें आगे क्या जानना है कि हम एक फार्मास्यूटिकल इमल्शन डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर कैसे करें. तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम एक इमल्शन को प्रिपेयर कैसे करें, इवैल्यूएट कैसे करें एंड उसकी हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग किस तरीके से करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So these are the contents which we are going to cover in the upcoming slides, that is methods of preparation, defects in emulsion and evaluation of emulsion. So first topic है हमारा आज की presentation का कि हम emulsion को prepare कैसे करें. तो देखिए emulsion को prepare करने के आपके 3 basic methods होते हैं, ठीक है, जो generally हम use करते हैं. What are those methods? First one is continental or dry gum method. Second one is wet gum method, जिसको हम English method भी बोलते हैं. Third one is bottle method, जिसको हम Forbes method भी बोलते हैं. So this is bottle method which is also called as Forbes bottle method. तो कौन से 3 मेथड हो गए हमारे इमल्शन को बनाने के? वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड एंड थर्ड वन इज बॉटल फोर्ब्स मेथड. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक एक करके कि ये तीनों मेथड्स आखिर होते कैसे हैं, कैसे इनकी हेल्प से हम इमल्शन को बना सकते हैं. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टिनेंटल मेथड, दैट इज ड्राई गम मेथड. ठीक है, तो अब जो भी हमारा ड्राई गम और वेट गम मेथड है उसमें देखिए एक बात कॉमन होती है, प्रपोर्शन. ठीक है, जो कि आपको रिमेंबर करना ही करना है, दैट इज 4:2:1. सो ये आपका हो गया दिस 4:2:1. ये आपका प्रोपोर्शन हो गया जो कि आपका वाटर, ऑयल और जो भी आप इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे उसका प्रोपोर्शन है. सो ये जो प्रोपोर्शन है ये आपका वेट गम मेथड एंड ड्राई गम मेथड दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आपको 4:2:1 के रेशियो में ही चीज़ें लेनी हैं. हाँ, ऑर्डर ऑफ टेकिंग द थिंग्स डिफर कर सकता है बट द प्रोपोर्शन विल रिमेन द सेम. सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ड्राई गम मेथड हम किस तरह से यूज़ करते हैं किसी भी इमल्शन को बनाने में. देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया है कि 4:2:1 मेथड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्यों बोलते हैं? 4 पार्ट्स हम इसमें ऑयल को लेंगे, 2 पार्ट्स हम इसमें वाटर को लेंगे एंड 1 पार्ट हम इसमें गम लेंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम गम कह रहे हैं यहाँ पे, ये गम होता क्या है. लास्ट वाली प्रेजेंटेशन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमल्सीफाइंग एजेंट्स के यूज़ के बिना हम कोई भी इमल्शन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ गम हेयर? गम इज़ योर इमल्सीफाइंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ विच यू विल इमल्सीफाई ईदर द ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल. सो यहाँ पे जो गम है, ध्यान रखिए कि ये हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट है. Acacia, Tragacanth, there are hundreds of emulsifying agents available which you can use as per your formulation. तो हमें 4:2:1 में लेना क्या है? 4 पार्ट्स हमें ऑयल के लेने हैं, 2 पार्ट्स हमें वाटर के लेने हैं एंड 1 पार्ट हमें गम, दैट इज इमल्सीफाइंग एजेंट का लेना है. ये तो हो गया प्रोपोर्शन. अब हम इसे बनाए कैसे? ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मोर्टार और पेसल लेना है. ठीक है, इन दिस मेथड जैसे कि आई हैव रिटन इट ऑल्सो, यू कैन यूज वेजवुड और पोर्सलेन मोर्टार. दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ दीज आर 2 फॉर्म ऑफ मोर्टार एंड पेसल. यू ऑल माइट बी नोइंग व्हाट इज मोर्टार एंड पेसल.
it is like with the help of which you grind the things, like triturate the things, ठीक है। तो आपको मोर्टार एंड पेसल ले लेना है, उसमें आपको फर्दर चीज़ों को डालना है। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको ऑयल के साथ ट्रिचुरेट करना है। जब भी हम मोर्टार और पेसल में किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं तो हम उसको ट्रिचुरेशन कहते हैं, हम उसको ट्रिचुरेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला मेथड है ड्राई गम मेथड, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गम है दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट, उसको लेना है अलॉन्ग विद द ऑयल एंड उन दोनों चीज़ों को आपको एक मोर्टार एंड पेसल में ग्राइंड करना है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट सेज कि रफ सरफेस अगर होगा किसी मोर्टार एंड पेसल का, if any mortar and pestle you are using, if it has rough surface then it is appreciable. Why? Because जो rough surface होगा it will promote the grinding process. अगर आप smooth वाला जो mortar and pestle ले लोगे तो smooth surface पे उतनी grinding possible नहीं होगी जब आप उसको mix करोगे। So that is why what is preferable is if you will take a rough surfaced mortar. तो अब ये जो रफ सरफेस वाला मोर्टार है इसमें आपने ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स कर लिया। जब प्रॉपर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको उसमें वाटर डाल देना है। यहाँ पे हमारा वाटर कितना था, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर था, तो हम क्या करेंगे, हम वाटर ऐड कर देंगे अब, एंड इसके बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। एंड लुक एट दिस पॉइंट, आपको इसको तब तक मिक्स करना है until the emulsion is creamy white। जब तक कि आपका इमल्शन एक क्रीमी वाइट अपीयरेंस ना दे दे, आपको तब तक कि उसको मिक्स करते रहना है। एंड अलॉन्ग विद द क्रीमी वाइट अपीयरेंस इट विल ऑल्सो गिव अ क्लिकिंग या क्रैकिंग साउंड यू विल गेट, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ क्रैकलिंग साउंड, लाइक टिक टिक करके आपको आवाज़ आएगी। तो जब तक आपको ये आवाज़ ना आ जाए एंड जब तक आपका इमल्शन क्रीमी अपीयरेंस ना दे दे तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। एंड जब आपका क्रीमी अपीयरेंस, दिस क्रीमी अपीयरेंस भी आ गई एंड जो ये क्रैकलिंग साउंड है ये भी आ गई, तो आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है एंड आपको अपने इमल्शन का वॉल्यूम मेकअप कर देना है। सो दिस वॉज द स्टेप to prepare emulsion with the help of dry gum method, okay। and one more thing, ये जो भी आपका अभी emulsion बना, जो creamy white appearance वाला emulsion बना है, ये आपका कहलाता है primary emulsion। this is called as primary emulsion बिकॉज अभी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है ना इमल्शन का। अभी आप इसमें जो भी चीज़ें लाइक ऐड ऑन करना चाहते हो जो सॉल्युबल होंगी वाटर एंड ऑयल एज पर उनकी अफिनिटी जिसमें भी ज़्यादा है, फिलिसिटी ज़्यादा है, आप उसको ऐड कर दो। जैसे हम इमल्शन बेसिकली हम वाटर, ऑयल एंड इमल्सिफाइंग एजेंट का तो बनाएंगे नहीं, हम उसमें ड्रग डालेंगे, हम उसमें कोई कलरिंग एजेंट डालेंगे, वी विल ऐड सर्टेन काइंड ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, कोई भी एडिटिव एक्सीपिएंट वी विल ऐड टू इट। सो अगर आपको लगता है कि आपका एक्सीपिएंट अभी प्राइमरी इमल्शन बनाने टाइम ऐड करने लायक है, वो ऑयल में सॉल्युबल हो जाएगा या फिर वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, देन यू कैन ऐड इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका ड्राई गम मेथड से इमल्शन को कैसे बनाएं। Let's get towards the second step. Second step is wet gum method, ठीक है। wet gum method क्या होता है, अब देखिए same proportion of oil, water and gum will be used। आपका oil, water and gum same proportion में ही use होगा, but द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इज़ डिफरेंट। आप कैसे किस चीज़ को पहले डाल रहे हो, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इज़ व्हाट, कि आपने वहाँ पे क्या किया था प्रीवियस मेथड में, दैट इज़ ड्राई गम मेथड में, आपने पहले ऑयल में इमल्सिफाइंग एजेंट डाला था, ठीक है। यहाँ पे वो ऑर्डर थोड़ा सा
चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो चीज़ आप वहाँ कर रहे थे वैसे नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग हो जाएगा, बट द प्रोपोर्शन, द रेशियो दैट इज़ 4:2:1 विल रिमेन एज सच। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको, क्योंकि वेट गम मेथड है, ठीक है, आपको क्या करना है, म्यूसिलेज ऑफ गम, दैट इज अगेन जब भी आपको गम सुनाई दे तो दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट का ही दूसरा टर्म होता है। हम म्यूसिलेज ऑफ गम, एक म्यूसिलेज बनाएंगे, ठीक है, गम की, दैट इज गम इज व्हाट, इमल्सिफाइंग एजेंट। अगेन इसकी एक हम म्यूसिलेज बनाएंगे, इसको हम ट्रिचुरेट करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, वही प्रोपोर्शन ले लेंगे जितना 4:2:1 के अकॉर्डिंग हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आना है एंड वाटर आना है। इन दोनों को हम ले लेंगे एंड इन दोनों को हम ट्रिचुरेट करना वैसे ही स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने ड्राई गम मेथड में किया था। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि वहाँ पे हमने पहले ऑयल को इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ ट्रिचुरेट किया था एंड यहाँ पे हम वाटर को पहले इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ ट्रिचुरेट कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका पूरा वाटर के साथ इमल्सिफाइंग एजेंट, जो कि सेकेंड स्टेप कह रहा है, जब पूरा मिक्स हो जाएगा तो आपको क्या करना है, देन ऑयल इज एडेड स्लोली। जो भी आपका प्रोपोर्शन में ऑयल है आप उसको ऐड कर दीजिए स्लोली स्लोली स्लोली। यू एट वंस आपको ऑयल ऐड नहीं करना है, जस्ट रिमेंबर इट कि यू डोंट हैव टू ऐड द ऑयल एट वंस, जितना भी अमाउंट है आपको धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड द ऑयल। धीरे धीरे आप ऑयल को ऐड करिए, साथ में ट्रिचुरेट करते रहिए। सो दिस विल मेक योर व्हाट, इमल्शन विद द हेल्प ऑफ वेट गम मेथड। फिर उसके बाद जब आपका सारा ऑयल ऐड हो जाएगा, देन when all oil has been added, the mixture is mixed several minutes to ensure uniformity। भाई हमें यूनिफॉर्म इमल्शन चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा इमल्शन हो वो एकदम नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई ऑयल फेज अलग जा रहा हो, वाटर फेज अलग जा रहा हो, वी डोंट लाइक इट, ठीक है। व्हाट वी वांट इज अ यूनिफॉर्म इमल्शन। सो फॉर दैट हम उसकी एक यूनिफॉर्म अच्छी सी उसको एक मिक्सिंग देंगे। जब हमारा सारा ऑयल इमल्सीफाई हो जाएगा वाटर एंड इमल्सीफाइंग एजेंट के अंदर, तब हमारा ये फाइनली एक प्राइमरी इमल्शन तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमने पीछे ड्राई गम मेथड में पढ़ा था। एंड आफ्टर दिस आपको जो भी ड्यूरिंग दिस मेथड ओनली जो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी, जैसे कि आपको कोई भी फॉर्मुलेटिव मटीरियल इज आपका जो भी एक्सीपिएंट या एडिटिव है वो अगर आपको ऐड करना है आप, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू कैन ऐड इट, ठीक है। सो दिस वाज योर ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड। बट वन मोर थिंग इज देयर कि आपको मिक्सिंग जो है, जनरली ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है वो कितनी देर में पूरा होता है, तो जनरली अबाउट 3 minutes ऑफ मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी इमल्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि कब तक उसको हमें ट्रिचुरेट करना है, कब तक मिक्स करना है। सो यू हैव टू ट्रिचुरेट इट टिल 3 minutes, गुड 3 to 5 minutes यू कैन से। आफ्टर 3 to 5 minutes आपका प्राइमरी इमल्शन तैयार हो जाएगा। आपको जो भी अदर फॉर्मुलेटिव इंग्रेडिएंट्स डालने हैं आप डाल दीजिए, ठीक है। लाइक आई हैव मेंशन्ड देयर कलरेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर्स, जो भी आपका लाइक वाटर में सॉल्यूबल है तो आप वाटर में सॉल्यूबल करके डालिए, ऑयल में सॉल्यूबल है तो आप ऑयल में सॉल्यूबलाइज करके डालिए एंड ऐड इट इनटू द प्राइमरी इमल्शन एंड वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए। आफ्टर दैट आप उसको एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर में लीजिए एंड उसमें डालिए एंड वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए एंड दैट विल बी योर इमल्शन। तो आई होप आपको समझ में आया ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड मेथड which is bottle method। okay, bottle या फिर इसी को हम कहते हैं this Forbes bottle method। now bottle method में क्या अंतर है जो उसको पहले वाले दोनों मेथड से डिफ्रेंशिएट कर रहा है? तो ये मेथड भी अगेन proportion will be the same, 4:2:1, the proportion will remain as such। the thing which is different over here is we are using a bottle,
ठीक है, वी आर यूजिंग अ बॉटल फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग इन दिस मेथड। होता क्या है इसमें, हम बॉटल का यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कैप होगा, तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं इस मेथड में, जैसे कि इसका नाम ही है ना बॉटल मेथड। तो वाई आर वी डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस बिकॉज हम इस मेथड को उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि वोलेटाइल इन नेचर होती हैं। नाउ व्हाट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर इज़ समथिंग जो कि आपने खुले हुए बीकर में रख दिया एंड इट एवापोरेट्स, ठीक है, जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म आपका उड़ जाता है, तो इट इज़ वोलेटाइल। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे आपके एडिटिव्स हो गए, ऐसी आपकी ड्रग्स हो गई, ऐसी अगर कोई भी चीज़ है जो वोलेटाइल इन नेचर है, तो आपको अगर उसका फॉर्मुलेशन करना है इमल्शन का, देन यू विल हैव टू यूज़ दिस बॉटल मेथड, क्योंकि अगर आप उसको मॉर्टर एंड पेसल में करोगे तो उसके ऊपर कोई लिड तो होता नहीं है, तो टू कवर इट, तो आपका सारा जो इंग्रेडिएंट है वो एवापोरेट हो जाएगा क्योंकि वो वोलेटाइल है। एंड फॉर ओलियोजिनस सब्सटेंसेस जिनकी विस्कोसिटी आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके लिए आप इस मेथड को स्पेशली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल दैट जो हमारा बॉटल मेथड है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस जिसमें कि आपके वोलाटाइल सब्सटेंसेस इंक्लूडेड हैं एंड सेकेंड ओलियोजिनस सब्सटेंसेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, इसमें हम करते क्या हैं, वही प्रोपोर्शन है, वही प्रोपोर्शन याद रखिएगा ऑलवेज 4:2:1 का प्रोपोर्शन है, दैट इज़ आपका इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया, वाटर हो गया एंड तीसरा क्या हो गया आपका ऑयल हो गया। इमल्शंस आपको याद होगा कि लास्ट टर्न पे हमने देखा था वाटर एंड ऑयल इमल्शन, ऑयल एंड वाटर इमल्शन एंड इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं तो ताकि हमारा ऑयल और वाटर इमल्सिफाई हो जाए एक दूसरे के साथ। तो इन्हीं तीनों चीज़, यही तीनों चीज़ एक बेसिक स्केलेटन प्रिपेयर करती हैं किसी भी इमल्शन का, अच्छे इमल्शन का। तो सेकेंड स्टेप में अब हम करेंगे क्या, बॉटल मेथड तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, बॉटल में करते हैं, बॉटल में ही शेक करेंगे, अनलाइक मॉर्टर एंड पेसल में जैसे ट्रिचुरेट कर रहे थे, यहाँ पे बॉटल में शेक करेंगे, सारी चीज़ों का प्रोपोर्शन भी वही रहेगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पाउडर्ड आपका यहाँ एकेशिया लिखा है, जहाँ जहाँ मैंने जैसे अकेशिया या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ट्रैगाकैंथ, तो आप समझ जाइए कि वो वहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। जो गमी चीज़ें होती हैं जनरली वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करती हैं। हम पाउडर्ड एकेशिया को लेंगे, उसको एक ड्राई बॉटल में डाल देंगे, ठीक है। वी विल टेक एम्प्टी बॉटल, ड्राई बॉटल, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन। उसके बाद हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे, ठीक है, वी विल ऐड ऑयल टू इट एंड द मिक्सचर इज थॉरली शेकन। अब जैसे मॉर्टर पेसल में वेट गम मेथड एंड ड्राई गम मेथड में आप उसको ट्रिचुरेट करते थे मॉर्टर पेसल में, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप बॉटल में डाल के उसको शेक करते हो, आप कोई स्टरर वगैरह डाल के उसको स्टर नहीं करते, आप उसको यू विल जस्ट शेक इट। जब आपका पूरा जो आपका ऑयल और अकेशिया दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स हो जाए, तब आप जितना भी प्रोपोर्शन में आपका वाटर ऐड होना है उसको आप धीरे धीरे ऐड करिए एंड अगेन उसको शेक करते रहिए, ताकि क्या हो, आफ्टर ईच एडिशन, लाइक आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, आफ्टर ईच एडिशन यू हैव टू शेक द बॉटल, ताकि एक बार थोड़ा सा डाला शेक किया, दोबारा डाला शेक किया, just to ensure that you will get uniform emulsion you have to add the things gradually and then mix it again, then add the things gradually and then mix it again and like so on। आपको इसको अच्छे से mix करना है to get a uniform emulsion। ओके तो उसके बाद आपको वाटर जितना भी क्वांटिटी में है उसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है एंड ये आपका तैयार हो गया प्राइमरी इमल्शन। एंड आफ्टर दैट आप इसको जितना भी वॉल्यूम मेकअप करना चाहते हो, एडिटिव्स अगेन जैसे कि मैंने बोला ऐड करना चाहते हो, यू कैन ऐड एज पर आप क्या बना रहे हो, किस चीज़ का फॉर्मुलेशन बना रहे हो। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। क्या क्या थे, आपका पहला था ड्राई गम मेथड जिसको हम कॉन्टिनेंटल मेथड भी बोलते हैं, सेकेंड है आपका वेट गम मेथड
जिसको हम इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं। तीसरा है आपका बॉटल या फिर फोर्ब्स बॉटल मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसमें, HLB सिस्टम। हमने जो थर्ड सेमेस्टर होता है बी फार्म सेकेंड ईयर का, उसमें आपको अच्छे से HLB सिस्टम पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो HLB सिस्टम इज नथिंग बट हाइड्रोफिलिक, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोफिलिक, L स्टैंड्स फॉर लाइपोफिलिक एंड B स्टैंड्स फॉर बैलेंस। तो HLB सिस्टम इज व्हाट, HLB सिस्टम इज हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक बैलेंस। तो HLB सिस्टम हम इमल्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें HLB सिस्टम नहीं पढ़ना है, बट हमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उनको एक HLB नंबर असाइन किया गया होता है। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, समझिए आप बात को। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपको किसी इमल्सिफाइंग एजेंट का HLB वैल्यू पता है तो आप समझ पाओगे ना कि आपको उसको वाटर में सॉल्युबलाइज करना है कि उसको ऑयल में सॉल्युबलाइज करना है। इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू। ये जो प्रोसेस है इसको आपका आसान कर देगा अगर आपको इमल्सिफाइंग एजेंट की HLB वैल्यू पता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो HLB वैल्यू 1 से 3.5 तक रखते हैं, वो एज एंटी फोमिंग एजेंट्स काम करते हैं, ठीक है। जो 3.5 से 8 HLB वैल्यू रखते हैं वो आपके वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाते हैं। ये इमल्सिफाइंग, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट की हैं। ओके, गॉट इट। These are the HLB values of emulsifying agents which you are using. Then 7 to 9 wetting and spreading agents की तरह काम करते हैं। उसके बाद 8 to 16 oil and water emulsion बनाते हैं। 13 to 16 detergents बनाते हैं। एंड HLB वैल्यू जिनका 15 से 40 तक होता है वो आपके सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो अब देखिए, अगेन कम टू दिस स्लाइड कि होता क्या है कि ये एक मेथड है जहाँ पे आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसको कैटेगराइज करने का एक तरीका है। अब हम इसको HLB वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये वाली स्लाइड देखिए आप एक बार, ये इसमें HLB वैल्यू असाइन की हुई हैं। इस इतने से इतना तो ऐसे काम करेगा, इतने से इतना तो ऐसे काम करेगा। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कैटेगराइजेशन। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ कैटेगराइजेशन, ठीक है। बट किसका कैटेगराइजेशन कर रहे हैं हम, इमल्सिफाइंग एजेंट्स या फिर सर्फेक्टेंट्स का हम यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम इसका कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। कि उसकी फिलिसिटी किसकी तरफ है, लाइक वो ऑयल बेस्ड है या फिर वो वाटर बेस्ड है। वो अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो वो कैसा होगा, अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो वो वाटर लविंग होगा। दैट मीन्स अगर आप ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट को आप ऑयल में सॉल्युबलाइज करने का ट्राई करोगे तो इट वोंट बी सॉल्युबलाइज्ड, क्योंकि उसकी फिलिसिटी तो वाटर से है, इट इज़ वाटर लविंग। देन तो हमारा HLB सिस्टम है क्या, HLB सिस्टम एक मेथड है कि कैटेगराइज करें हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स को एज पर इट्स हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी। ओके, सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ईच एजेंट इज असाइंड एन HLB वैल्यू, जो कि उसकी पोलैरिटी को एक तरह से बता रहा है ना। पोलैरिटी हमारा है क्या, कि वो किस चीज़ से कितना रिएक्ट कर पा रहा है। तो वाटर के पास ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है या ऑयल के पास रिएक्ट कर रहा है। इससे आपको आसानी होगी, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसा सॉल्वेंट चुनना है अपने इमल्सिफाइंग एजेंट को सॉल्युबलाइज करने के लिए। ओके, देन व्हाट इज थर्ड पॉइंट, सी द थर्ड पॉइंट, द यूजुअल रेंज। जनरली जो रेंज होती है इट इज़ बिटवीन 1 and 20। जिनकी हाई पोलर या हाइड्रोफिलिक नेचर होता है उनका हायर नंबर होता है HLB स्केल पे। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, जिनका भी
हाई पोलैरिटी या फिर यू कैन से हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, उनका नंबर हाई होता है HLB स्केल पे। मतलब जैसे कि नंबर ज़्यादा है 40, ठीक है, ज़्यादा है ना, हायर वैल्यू है नंबर की, तो ये HLB स्केल पे अगर किसी का नंबर ज़्यादा है तो वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। दैट मीन्स अगर वो ऊपर है, कम है, तो वो लाइपोफिलिक इन नेचर होगा, ठीक है। जो लेस पोलर होंगे और लाइपोफिलिक ज़्यादा होंगे, उनका जो नंबर है वो लोअर नंबर्स होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी चाहिए कि ये जो HLB वैल्यूज़ हैं, एंटी फोमिंग एजेंट्स, कई बार ये MCQs में पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक आफ्टर HLB सिस्टम। HLB सिस्टम का रोल सिर्फ यहाँ पे इतना था कि आपको इमल्सिफाइंग एजेंट्स को चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस। इमल्शन की स्टेबिलिटी, तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू ऑल थिंक कि क्या इमल्शन स्टेबल होते हैं? नो, इमल्शन स्टेबल नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि थर्मोडाइनमिकली इमल्शंस आर अनस्टेबल बिकॉज, भाई अब देखिए, आप इमल्शंस होते क्या हैं, इमल्शंस में आप दो फेजेस को इमल्सीफाई करने का ट्राई करते हो, ठीक है। एक हो गया ऑयल, एक हो गया वाटर। आप चाह रहे हो नॉर्मल कंडीशन में ऑयल पानी मिलेगा नहीं, बट आप क्या चाह रहे हो, आप इसको इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करके, ठीक है, हेयर यू आर एडिंग इमल्सीफाइंग एजेंट एंड यू आर ट्राइंग टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। आप इस ऑयल को और पानी को मिक्स करना चाहते हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि क्रैकिंग, क्रीमिंग या फिर आपका फेज सेपरेशन, फेज इन्वर्शन, किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी अराइज हो जाए, फ्लॉक्यूलेशन, एग्रीगेशन, कोएलिसेंस, आप अभी आगे चल के पढ़ोगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में है, इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। तो कोई ऐसी चीज़ आप ले रहे हो जो आपस में मिक्स ही नहीं होती है, इवन यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट देन टू यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ ही जाती है। तो इसकी वजह से, ये जो रीज़न मैंने आपको बताया, इसकी वजह से जो हमारे इमल्शंस होते हैं फिज़िकली अनस्टेबल होते हैं। दीज आर फिज़िकली अनस्टेबल। अब इसमें होता क्या है, कैसे कैसे जो अनस्टेबिलिटी है वो आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, A, B, C, देयर आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आपका जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, लाइक अगर पानी ऑयल में डिस्पर्स्ड है या ऑयल पानी में डिस्पर्स्ड है, वाइस वर्सा जो भी है, अगर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएं, एग्रीगेट मतलब ऐसे 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 कंबाइन हो जाएं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एग्रीगेशन हो जाएगा। तो क्या आपका जो इमल्शन है वो यूनिफॉर्म रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्म आपको कतई नहीं दिखेगा। सो दिस इज वन टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी विच कैन अराइज। नाउ सेकेंड, लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो थोड़े से, अगर आपने साइज को थोड़ा ग्लोब्यूल्स का बड़ा रखा तो वो क्या करेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ ग्लोब्यूल्स राइज टू द टॉप और फॉल्स टू द बॉटम। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें होगा क्या कि आपके जो ग्लोब्यूल्स हैं वो या तो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, ऊपर एक लेयर बना लेंगे, या तो फिर यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो ये जो दोनों ही कंडीशंस हैं ये आपकी अनस्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। इसकी वजह से आपका जो फॉर्मुलेशन है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट सेज दिस कि अगर आपके जो ग्लोब्यूल्स बने हैं, लाइक यही जो ऊपर भी ग्लोब्यूल्स बने थे, वो आपके ऊपर चले जाएं, एक सेपरेट लेयर बना लें, या फिर नीचे आ जाएं और एक सेपरेट लेयर बना लें, तो आपके इमल्शन में क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेज दैट कि ऑल पार्ट ऑफ अ लिक्विड, ऑल और सम पार्ट ऑफ अ लिक्विड, जो कि आपका कॉन्टिन्यूअस फेज है, वो डिस्टिंक्ट लेयर्स बना दें। लुक एट दिस, डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑन द टॉप और बॉटम। अब इसमें होगा क्या कि आपका
जो ये सब है लाइक जो मैंने अभी आपको बताया है इमल्शन, आई एम अगेन ड्राइंग अ डायग्राम। यहाँ पे हम बात कर रहे थे पहले ग्लोब्यूल्स की। अब थर्ड पॉइंट में है कि लिक्विड, अगर लिक्विड ही लेयर्स बना ले, जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो नहीं, ऑयल और वाटर अलग हो गया, ऑयल इधर हो गया एंड इधर आपका वाटर ने अलग लेयर बना ली, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो इमल्शन था वो तो यूनिफॉर्म रहा ही नहीं, ऑयल और वाटर तो अलग अलग हो गया। तो थर्ड पॉइंट सेज दिस कि अगर आपका ऐसा हो जाता है कि जो लिक्विड्स हैं वो अपने आप को अलग अलग कर ले, तो उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी अराइज हो जाती है इमल्शन में, ठीक है। सो दिस वाज स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। अब हमें देखना है कि कितने तरीके से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि फ्लॉक्यूलेशन, क्रीमिंग, एग्रीगेशन एंड कोएलिसेंस एंड ब्रेकिंग। ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि कौन कौन से तरीके की इनस्टेबिलिटी अराइज होती है इमल्शन में। उनको हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स दे दिए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये टेक्निकल टर्म्स होते क्या है आखिर। तो फर्स्ट इज फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का ब्रेक होना एंड जुड़ जाना आपस में, जैसे कि जस्ट लाइक अ बंच ऑफ अ ग्रेप्स। ग्रेप्स कैसे होते हैं, बंच में होते हैं ना, उसी की तरह फ्लॉक्यूलेट हो जाना। तो अगर आपका इमल्शन है, जस्ट लुक एट हियर, इसमें आपका फ्लॉक्यूलेशन हो गया, तो आपको कैसा दिखेगा कि आपके कहीं कहीं पे ऐसे छोटे छोटे फ्लॉक्यूल्स बन गए हैं। तो इज इट गुड फॉर इमल्शन? नो, it is not at all good for emulsion because it will affect its appearance also and it will affect its stability also. So this is very common type of instability which arises in emulsion, that is flocculation. Now second is creaming. creaming क्या होता है? creaming होता है कि हमारे जो particles हैं वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण, क्योंकि हम यहाँ पे दो फेजेस ले रहे हैं, हम एक फेज ले रहे होते तो डेंसिटी डिफरेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। इमल्शन के केस में हमारे पास दो फेजेस होते हैं, वन इज ऑयल एंड अदर वन इज वाटर, तो दोनों की डेंसिटीज में अंतर हो ही जाता है। तो ये जो डेंसिटी में डिफरेंस है, इसकी वजह से होता क्या है, पार्टिकल्स कुछ या तो फिर ऊपर की तरफ जाके सेटल हो जाते हैं या तो फिर नीचे की तरफ जाके सेटल हो जाते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ इनस्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज क्रीमिंग। ओके, नाउ थर्ड इज एग्रीगेशन या फिर कोएलिसेंस। तो एग्रीगेशन और कोएलिसेंस क्या होता है कि एग्रीगेशन इज जस्ट लाइक फ्लॉक्यूलेशन, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आते हैं बट फ्यूज नहीं होते, थोड़ा थोड़ा स्पेस उनके साथ मेंटेन रहता है, बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी। एंड लास्ट वन इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या होता है कि जब आपका ऑयल और वाटर एक दूसरे से कांटेक्ट छोड़ दे और एकदम ही सेपरेट हो जाए, दिस इज टाइप ऑफ, यू कैन से अ फेज सेपरेशन, जहाँ पे आपका ऑयल और वाटर, आपने क्या कोशिश की थी इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के एक प्रॉपर इमल्शन बनाने की, बट आप असफल रहे। आपका क्या हुआ, इमल्शन में अनस्टेबिलिटी आ गई एंड उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेकिंग हो गई, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए इन दोनों के बीच में और ये दोनों वापस से अपने अनस्टेबल फेज में चले गए, ऑयल अलग एंड वाटर अलग। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग। जस्ट लाइक जैसे मिरर टूट जाता है, उसके बीच में एक ऐसे लेयर आ जाती है, सिमिलरली वाटर एंड ऑयल भी अलग अलग हो गए एंड एक इंटरफेज उन दोनों के बीच में डेवलप हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग। सो दीज वेयर योर इंस्टेबिलिटी, जो कि आपके टेक्निकल टर्म्स हैं कि कैसे कैसे इंस्टेबिलिटी हो सकती है किसी इमल्शन में। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द today's video is evaluation of emulsion, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे आप टेस्ट करें, आप कैसे फाइंड आउट करें कि कैसा इमल्शन है आपका, ऑयल एंड वाटर है, वाटर एंड ऑयल है, या फिर आप किस तरह से फाइंड आउट करें कि ये स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो दिस इज इवेलुएशन ऑफ इमल्शन। तो अब इवेलुएट करने के भी इमल्शन को आपके कुछ तरीके होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज ग्लोब्यूल साइज।
सेकेंड वन इज रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज डाइल्यूशन टेस्ट। ये जो लास्ट के 3 हैं ये कुछ तरीके के टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर है या तो फिर वाटर इन ऑयल है। दैट इज डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट एंड डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो एक एक करके हम इन सबको देख लेते हैं। ग्लोब्यूल साइज, ग्लोब्यूल साइज का इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा खासा रिलेशन है। ग्लोब्यूल साइज पे आपका हर चीज़ डिपेंड करती है। ग्लोब्यूल साइज कैसा है, शेप कैसा है, इवन है, अनइवन है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर आपने इवैल्यूएट कर लिया कि आपके ग्लोब्यूल्स, जितने भी ग्लोब्यूल्स हैं इमल्शन में पार्टिकल्स हैं, उनका शेप एंड साइज कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका इमल्शन स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट वन, दैट इज ग्लोब्यूल साइज। नाउ सेकेंड वन इज रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब रियोलॉजी क्या होती है? रियोलॉजी इज विस्कोसिटी से रिलेटेड। तो जब हम जो हमारा कॉन्टिन्यूस फेस होता है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेस इज व्हेन इंक्रीज्ड, इट डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। करता क्या है, जब हम कॉन्टिन्यूस फेस की विस्कोसिटी को गाढ़ा कर दे, बढ़ा दे मतलब गाढ़ा कर दे, तो जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं क्या वो मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आप किसी गाढ़ी चीज़ में कुछ पार्टिकल्स डालो तो उनको मूव करने में दिक्कत होगी, बट आप किसी ऐसे ही बहुत विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा है, स्पेस है, अच्छे से कम विस्कोसिटी लाइक वाटर, उसमें डालोगे तो वो चीज़ अच्छे से मूव कर पाएगी। तो सिमिलरली अगर आप ऐसा करते हो कि आप विस्कोसिटी कॉन्टिन्यूस फेस की थोड़ी सी बढ़ा देते हो, उसकी वजह से आपका फ्लॉक्यूलेशन, जो कि अभी हमने पीछे इंस्टेबिलिटी में पढ़ा था, फ्लॉक्यूलेशन आपका अवॉइड हो जाता है। कैसे अवॉइड हो जाता है? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स की वो घट जाती है, वो जल्दी मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूस फेस गाढ़ा हो चुका है अब, एंड कॉन्टिन्यूस फेस गाढ़ा हो गया है, इसकी वजह से डिस्पर्स्ड पार्टिकल अब मूव करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। मूव नहीं करेंगे तो वो फ्लॉक्यूलेट होने की भी उनकी चांसेस कम हो जाएंगी। सो दैट इज़ वाई रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी हम इवैल्यूएट करके अपने इमल्शन को स्टेबल बना सकते हैं। नाउ थर्ड इज कंडक्टिविटी टेस्ट। ओके, कंडक्टिविटी टेस्ट से आपको यहाँ पे कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोड्स, आयंस, कैटायंस ये सब याद आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पे। हम क्या करते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट में, हम इलेक्ट्रोड्स की सहायता से उसको कंडक्टेंस, एक कंडक्टोमीटर लगा देते हैं। लाइक हमने इमल्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा इमल्शन है, हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया एंड इसको हमने वायर की मदद से एक कंडक्टोमीटर से अरेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर आपका ये जो इमल्शन है, अगर ये आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा, मतलब वाटर ज़्यादा है, ऑयल कम है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बल्ब भी कनेक्टेड रहता है। अगर यहाँ पे ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा तो ये बल्ब लाइट अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सबको पता है। देयरफॉर अगर आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो कंडक्टिविटी टेस्ट पॉजिटिव देगा, एंड अगर आपका वाटर इन ऑयल इमल्शन है, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, अगर यहाँ पे वाटर इन ऑयल होता तो आपका ऑयल ज़्यादा है एंड ऑयल आपका इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो बल्ब यहाँ पे जला था, ठीक है, ऑयल, वाटर इन ऑयल के केस में वो अब नहीं जलेगा। ओके, सो इट इज़ होल सोल बेस्ड ऑन कि वाटर आपका अच्छा कंडक्टर होता है, तो अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा तो आपका वो पॉजिटिव टेस्ट देगा कंडक्टिविटी वाला। नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट आपका क्या होता है? डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है कि आप इसमें कुछ वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल सॉल्युबल डाइस को डाल के देखते हो, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? अगर वो वाटर सॉल्युबल डाई होगी तो लेट मी टेल यू,
फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल इमल्शन है, ठीक है। अब आपने इस इमल्शन में थोड़ी सी डाई डाली, फॉर एग्जाम्पल एमरेंथ। एमरेंथ एक तरह की डाई होती है जो कि पानी में सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। अब इस वाटर सॉल्युबल डाई को आपने वाटर एंड ऑयल इमल्शन में डाला, तो जब आपने डाल दिया और इसको जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा रख के, तो यहाँ पे वाटर आपका डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड, एंड ऑयल जो है आपका ऑन द अदर हैंड कॉन्टिन्यूस फेज है, जिसमें आपके डिस्पर्स पार्टिकल पूरे फैले हुए हैं। तो अगर एमरेंथ हमारी वाटर सॉल्युबल डाई है, ठीक है, तो ये कहाँ चली जाएगी, वाटर में जाएगी। तो जो भी आपका ऑयल आपका पूरे में फैला हुआ है एंड इसमें वाटर आपको रेड रेड कलर का दिखेगा, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज है वो वाटर है, क्योंकि वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आपने कोई इमल्शन लिया उसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन, कोई भी ऑयल इन वाटर भी लेते तो वैसे वर्सा होता। तो इसमें एमरेंथ लिया, वाटर सॉल्युबल डाई है, तो आपने जब वाटर डिस्पर्स्ड फेज है एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन में डाला, तो जो डिस्पर्स्ड फेज है वो आपको लाल दिखने लगेगा। तो आप समझ जाओगे कि एमरेंथ वाटर सॉल्युबल डाई थी एंड डिस्पर्स्ड फेज आपको रेड दिख रहा है, दैट मीन्स डिस्पर्स्ड फेज आपका वाटर है, क्योंकि एमरेंथ वाटर सॉल्युबल डाई थी। तो ये कौन सा इमल्शन हो गया आपका, वाटर इन ऑयल इमल्शन। सिमिलरली आप कोई भी लाइक स्कारलेट रेड, सुडान 3, ये जो आपकी डाइज होती हैं ये आपकी ऑयल सॉल्युबल डाई होती हैं। तो सिमिलरली अगर आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, वॉट एवर यू कैन से, आप इसकी मदद से पता लगा सकते हो। बस आपका ये जो डाइज हैं वहाँ जाएंगी जहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, और अगर वो कॉन्टिन्यूस फेज है तो वो रेड दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड अगर डिस्पर्स्ड फेज है तो वो रेड दिखेगा, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि वो किस तरह का इमल्शन है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेस्ट विच इज डन फॉर इमल्शंस। नेक्स्ट इज dilution test, and this is the last evaluation or stability test which you can do for emulsions। इसमें हम करते क्या हैं, dilution सबको पता है, जैसे HCl है, concentrated है, उसको हमने dilute कर दिया, उसमें हमने थोड़ा पानी या कुछ मिला दिया, dilution हो गया, this is called as dilution। तो dilution यहाँ पे क्या करें, हम इस टेस्ट में emulsion को dilute करते हैं with the help of oil या फिर water, ठीक है। अब अगर वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है तो उसमें क्या चीज़ ज़्यादा होगी, ऑयल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब जब आप इस इमल्शन को पानी से अगर डाइल्यूट करोगे तो पानी ऑयल में नहीं मिलेगा, ठीक है, वाटर से ये डाइल्यूट नहीं होगा, आपको दिख जाएगा कि फेस सेपरेशन हो गया। बट जब आप इस इमल्शन में ऑयल डालोगे तो ये जो ऑयल है ऑयल के साथ डाइल्यूट होने लगेगा एंड आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है, इसमें कॉन्टिन्यूस फेज आपका ऑयल है। एंड सिमिलरली अगर आप ऑयल इन वाटर इमल्शन का करते हो तो यहाँ पे आपका ज़्यादा कौन है, वाटर है, वाटर आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फेज है। तो इसमें अगर आप वाटर से डाइल्यूट करोगे तो वाटर ज़्यादा है, मिल जाएगा, डाइल्यूशन होगा, मिक्स हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे ऑयल डालोगे, अगर ऑयल डालोगे तो ये मिक्स नहीं होगा एंड आपको एक अनइवननेस दिखाई देगी। तो दिस वाज डाइल्यूशन टेस्ट फॉर इमल्शन। तो ये थे आपके प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ इमल्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।